हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो यहाँ पर गाइस हम देखने वाले हैं समाजशास्त्र का पूरा पेपर। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं को यहाँ पर हम देखेंगे। आपका पूरा पेपर एक बना दिया है, तो इसको आप बिल्कुल भी वीडियो की स्किप ना करें। यहाँ पर आपको मिलने वाला है सोशोलॉजी का आपका पूरा पेपर, जिसका आपको यहाँ पर फुल सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो बिल्कुल भी आप वीडियो की स्किप ना करें। तो पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, नेक्स्ट विद्यासागर, नेक्स्ट है नारायण गुरु और इसके बाद 4 नंबर पर है ज्योतिबा फुले। तो राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसी तरह से गाइस यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है कि नाइके कंपनी के दशक में स्थापना बहुत तेजी से विकसित हुई। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नाइके कंपनी के दशक स्थापना बहुत तेजी से विकसित हुई, 1990 या फिर 1980 में। एंड इसके बाद 3rd नंबर पर ऑप्शन है कि 1956, इसके बाद 4 नंबर पर है 1923। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1990 में। नाइके कंपनी के दशक में स्थापना बहुत तेजी से विकसित हुई। अगला क्वेश्चन है कि 1957 में आकाशवाणी के अत्यंत लोकप्रिय चैनल को शामिल किया। विविध भारती, नेक्स्ट है कि डीडी भारती, नेक्स्ट है कि रेडियो सीलोन और इसी तरह से हमें यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन क्या दिया गया है? 4 नंबर पर ऑप्शन है कि दूरदर्शन। आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा। दूरदर्शन रॉन्ग ऑप्शन है, रेडियो सीलोन भी आपका रॉन्ग है, डीडी भारती भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आप देख सकते हो, राइट ऑप्शन हो जाएगा विविध भारती। ठीक है, इसी तरह से गाइस अगला प्रश्न है कि भारत एक अग्रणी समाजशास्त्री है। तो इसमें आपको बताना है यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा, किसने कहा है। तो यहाँ पर नरसिंहाचार्य श्रीनिवासन ने, या फिर नारायण गुरु ने, या फिर अयन कल्ली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा कि भारत एक अग्रणी समाजशास्त्री है। किसने कहा है? 1st नंबर पर राइट है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है कि साक्षरता का अर्थ लिखिए। आप लिखोगे कि साक्षरता का मतलब है पढ़ने, लिखने, बोलने और सुनने की क्षमता। यह एक कौशल है जो जीवन भर विकसित किया जा सकता है। इसके बाद आप लिखोगे कि साक्षरता के जरिए हम दुनिया को समझ सकते हैं और दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं। तो साक्षरता का मतलब क्या है? पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि साक्षरता डिजिटल कौशल, मीडिया साक्षरता और नौकरी विशिष्ट कौशल का भी हिस्सा है। साक्षरता किसी विशिष्ट संस्कृति के भीतर समझने, संवाद करने और गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता भी है। साक्षरता समाज में भाग लेने के लिए विचारों को समझने और व्यक्त करने की क्षमता भी है। साक्षरता प्रौद्योगिकी, कला या किसी अन्य विषय में दक्षता को भी संदर्भित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक वर्ग क्या है। आप लिखोगे अल्पसंख्यक वर्ग वे समुदाय होते हैं जिनकी संख्या किसी देश, क्षेत्र या समाज में अन्य समुदायों की तुलना में कम होती है। इसके बाद आप हेडिंग डालोगे अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ। आप लिखोगे अल्प का अर्थ है कम और संख्या का अर्थ है संख्या, इसलिए अल्पसंख्यक वर्ग का शाब्दिक अर्थ है कम संख्या में। क्या लिखोगे? कम संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय। भारत में केंद्र सरकार के 6 समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को अपने धर्म या भाषा पर अपनी शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने और प्रबंधित करने का अधिकार है। तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख कर आओगे। क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग क्या है।
तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आप लिखोगे कि अल्प का अर्थ है कम और संख्या का अर्थ है संख्या, इसलिए अल्पसंख्यक का शाब्दिक अर्थ है कम संख्या में। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग क्या डालनी है, चलिए गाइस उसको देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है आप डालोगे अल्पसंख्यक आयोग, और इसमें आपको लिखना है कि भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई है। अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा हेडिंग डालोगे, उसमें आपको लिखना है कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अल्पसंख्यक को राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाना चाहिए, न कि अलग अलग राज्यों के आधार पर। भाषाई अल्पसंख्यक हेडिंग डालकर आप लिखोगे कि संविधान के अनुच्छेद 350 में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी के लिए प्रावधान है, जिसे भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से आप लिखोगे कि अल्पसंख्यक क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है। गाइस आप लिखोगे कि सांस्कृतिक विविधता का अर्थ है समाज में विभिन्न यानी अलग अलग संस्कृतियों, विश्वासों, रीति रिवाजों और जीवन के तरीकों का मौजूद होना, जो एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में रहते हैं। पहले आपको इस तरह से लिखना है कि सांस्कृतिक विविधता का अर्थ क्या है। अब यहाँ पर पूरा विस्तार से देखिए। अब विभिन्नता, इसमें आप लिखोगे कि सांस्कृतिक विविधता का अर्थ है किसी समाज में विभिन्न यानी अलग अलग प्रकार के लोग, समुदाय और समूह रहते हैं, जिनकी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, धर्म, रीति रिवाज, कला, संगीत, भोजन, जीवन शैली होती है। तो सांस्कृतिक विविधता का अर्थ पहले आप हेडिंग डालोगे सांस्कृतिक विविधता का अर्थ, इसके बाद विभिन्नता हेडिंग डालकर ये लिखना है। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे संस्कृति के पहलू, और इसमें आपको लिखना है कि इसमें रचनात्मक कार्यों के अलावा जीवन शैली, मूल्य, प्रणालियाँ, परंपराएं और विश्वास शामिल है। सांस्कृतिक विविधता का महत्व आप हेडिंग डालोगे, और महत्व हेडिंग डालने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि विभिन्न संस्कृतियों, विश्वासों और जीवन के अनुभवों के बीच बेहतर समझ हमारी दुनिया को अधिक स्थिर, शांतिपूर्ण स्थान बनाने में मदद कर सकती है और हमें एक समाज के रूप में विकसित होने में मदद कर सकती है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर वहाँ पर आप लिख कर आओगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में नगरीकरण की विशेषताएं बताइए। आप लिखोगे कि स्वतंत्र भारत में नगरीकरण की प्रमुख विशेषताएं हैं शहरी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ग्रामीण से शहरी पलायन, औद्योगिकरण और आर्थिक विकास, और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का विकास। इसके बाद यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है शहरी जनसंख्या में वृद्धि, और इसमें आप लिखोगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत में शहरी जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1901 में 25.8 मिलियन से 1951 में 62.4 मिलियन और 2001 में 285.4 मिलियन तक। इसके बाद आप हेडिंग डालोगे ग्रामीण से शहरी पलायन, और इसमें आप लिखोगे कि लोग बेहतर जीवन और रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। ये हम सबको पता है। इसके बाद आपको यहाँ पर हेडिंग डाली है औद्योगिकरण और आर्थिक विकास। इसमें आप लिखोगे कि औद्योगिकरण और आर्थिक विकास से शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, जिससे लोगों को शहरों की ओर आकर्षित किया है। शहरीकरण का प्रभाव हेडिंग डालोगी, और हेडिंग डालने के बाद गाइस यहाँ पर आपको ये लिखना है कि नगरीकरण से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रकार यानी टाइप्स आपको बताने हैं। तो सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज कई प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन प्रमुख हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि इन परिवर्तनों के कारण समाज में संरचना, मूल्यों और व्यवहार में बदलाव आते हैं।
इतना लिखने के बाद इसके आगे आप लिखोगे कि सामाजिक परिवर्तन के प्रकार आपको हेडिंग डालनी है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन, इसमें आप फर्स्ट जैसे सामाजिक परिवर्तन के प्रकार आप हेडिंग डालोगे, उसके बाद प्रौद्योगिकी आपको हेडिंग डालनी है। इसमें आप लिखोगे कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन नई तकनीकों का विकास और उपयोग समाज में बदलाव लाता है, जैसे कि संचार, परिवहन और उत्पादन में। आर्थिक यानी इकोनॉमिक परिवर्तन हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि आर्थिक नीतियों, उत्पादन के तरीकों और आय के वितरण में बदलाव से समाज पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हेडिंग सांस्कृतिक, इसमें आप लिखोगे परिवर्तन मूल्यों, विश्वासों, रीति रिवाजों और कला के रूप में सांस्कृतिक तत्वों में बदलाव समाज को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हेडिंग डाली है राजनीतिक यानी पॉलिटिकल परिवर्तन। इसमें आप लिखोगे कि शासन के रूप, राजनीतिक संस्थानों और नीतियों में बदलाव से समाज में परिवर्तन आते हैं। जनसंख्या परिवर्तन, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास में बदलाव से समाज की संरचना में बदलाव आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पर्यावरण परिवर्तन, इसमें लिखोगे प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय कारक समाज में बदलाव ला सकते हैं। सामाजिक आंदोलन में सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले सामाजिक आंदोलन भी समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिकीकरण का अर्थ लिखिएगा। इस आप लिखोगे कि आधुनिकीकरण का अर्थ है किसी भी देश को आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी विकास और बुनियादी ढांचे के माध्यम से विकसित करना। पश्चिमीकरण का अर्थ है पश्चिमी देशों की प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे को अपनाना। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इसके बाद आप लिखोगे कि आधुनिकीकरण से विज्ञान का उपयोग बढ़ता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आधुनिकीकरण से क्या होता है, आधुनिकीकरण से विज्ञान का जो उपयोग है वो कैसा होता है, बढ़ता है। इस लाइन को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि रोजगार के अवसरों के दो तत्वों के नाम बताइए। तो सबसे पहले आप लिखोगे रोजगार के अवसरों के दो तत्व हैं नियुक्ति और स्थानांतरण। रोजगार के अवसरों को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण, गैर अनुशासनात्मक प्रतिधारण, पुनर्गठन, छटनी। तो इस तरह से पहले आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद इसके आगे फिर आप लिखोगे कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार कई रणनीतियां बना रही है। इनमें शामिल है नए उपक्रमों का निर्माण, पहले से स्थापित उपक्रमों का विस्तार, निवेश को प्रोत्साहित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार और श्रम बाजार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना। तो क्वेश्चन क्या है कि रोजगार के अवसरों के दो तत्वों के नाम बताइए। तो फर्स्ट आपने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद थोड़ा आपको यहाँ पर जो 4 लाइनें दी गई है इनको भी आपको याद कर लेना है। इतना लिखने के बाद आप लिखोगे कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों में भी ध्यान दिया जा सकता है, जैसे रक्षा, एरोस्पेस, शिक्षा और स्वास्थ्य। और इसके बाद आप लिखोगे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। इसके नीचे आपको लिखना है कि रोजगार के अवसरों के लिए जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराना होता है। इसके बाद जिला रोजगार कार्यालय की ओर से दी जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें आप लिखोगे कि रेडियो एक ऐसा जनसंचार माध्यम है जो हवा के माध्यम से ऑडियो सिग्नल प्रसारित करता है। ये आपको ही पता है। जिसकी मुख्य विशेषताएं हैं, यह सस्ता, सुलभ, लचीला और व्यापक रूप से उपलब्ध है। एंड इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे साथ ही यह मनोरंजन, सूचना और शिक्षा के लिए उपयोगी है। तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में यहाँ पर आस्क किया गया है कि रेडियो की विशेषताएं बताइए। तो इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर आपने देख लिया। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि सस्ती और सुलभ, हेडिंग डालोगे। उसमें आपको लिखना है कि रेडियो उपकरण सस्ते होते हैं और उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
व्यापक पहुँच, इसमें आप लिखोगे कि रेडियो की पहुँच दूर दराज के क्षेत्रों तक होती है जहाँ अन्य संचार माध्यमों तक पहुँचाना मुश्किल होता है। लचीलापन हेडिंग डालकर आप लिखोगे रेडियो को किसी भी समय और किसी भी स्थान पर सुना जा सकता है और यह श्रोताओं को किसी भी कार्य में बाधा नहीं डालता। तत्कालिकता, रेडियो समाचार और सूचनाओं को तुरंत प्रसारित कर सकता है। और इतना लिखने के बाद यहाँ पर गाइस आपको नीचे क्या लिखना है, इतना लिखने के बाद नीचे की लाइन आप लिखोगे जिससे श्रोता नवीनतम घटनाओं से अवगत रह सकते हैं। तो रेडियो की विशेषताएं इस तरह से लिखोगी। नेक्स्ट हेडिंग आपको डाली है व्यक्तिगत संवाद और इसमें लिखोगे कि रेडियो श्रोता से एक एक करके संवाद करता है जिससे श्रोता को ऐसा लगता है जैसे कोई उनसे व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा हो। मनोरंजन, सूचना और शिक्षा, रेडियो मनोरंजन, समाचार, शिक्षा और अन्य प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है साझा अनुभव। साझा अनुभव हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि रेडियो श्रोताओं को एक साझा अनुभव प्रदान करता है जिससे वे एक साथ किसी कार्यक्रम या घटना का अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद आप लिखोगे भाषा की विविधता, रेडियो पर कार्यक्रम तथा समाचार किसी भी भाषा में प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको वर्ग आधारित आंदोलन के नाम लिखिए। क्वेश्चन ये है, तो वर्ग आधारित आंदोलन के नाम क्या क्या हैं? आप लिखोगे कि वर्ग आधारित आंदोलनों में किसान आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, दलित आंदोलन, महिला आंदोलन और इसके आगे आपको क्या लिखना है कि जनजातीय आंदोलन प्रमुख हैं जो विभिन्न यानी अलग अलग वर्गों के अधिकारों और न्याय के लिए संघर्ष करते हैं। तो वर्ग आधारित आंदोलनों के नाम हेडिंग डालोगे कृषक आंदोलन। इसमें आपको लिखना है कि यह आंदोलन किसानों के हित की रक्षा के लिए किया जाता है जैसे भूमि सुधार, उचित मूल्य और ऋण माफी। इसके बाद यहाँ पर उदाहरण में आप लिखोगे कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह। तो वर्ग आधारित आंदोलनों के नाम आपने देख लिए। अब एक एक करके जो भी आपके आंदोलन है उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो कृषक आंदोलन क्या है? ये आंदोलन किसानों के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है, जैसे आपने देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे श्रमिक आंदोलन और इसमें गाइस आपको लिखना है कि यह आंदोलन श्रमिकों की अधिकारों और बेहतर कार्य स्थितियों के लिए किया जाता है। उदाहरण बॉम्बे मिल हेड्स एसोसिएशन। दलित आंदोलन में आप लिखोगे ये आंदोलन दलित समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए किया जाता है। उदाहरण सत्यशोधक समाज, दलित पैंथर्स। नेक्स्ट आपको हेडिंग डाली है महिला आंदोलन और इसमें गाइस आप लिखोगे कि यह आंदोलन महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के लिए किया जाता है। इसमें अगर उदाहरण आपको लिखना है आप लिखोगे गुलाबी गैंग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको हेडिंग डाली है जनजातीय आंदोलन। इसमें आपको लिखना है कि यह आंदोलन जनजातीय समुदायों के अधिकारों और भूमि के संरक्षण के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन है कि वर्ग आधारित आंदोलनों के नाम लिखिए। तो इस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डालनी है पिछड़ा वर्ग आंदोलन। पिछड़ा वर्ग आंदोलन हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि यह आंदोलन समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए किया जाता है। उदाहरण श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन। इसके बाद आपको हेडिंग डाली है जाति आंदोलन। इसमें आप लिखोगे यह आंदोलन जाति व्यवस्था के खिलाफ और सामाजिक समानता के लिए किया जाता है। अगर इसमें उदाहरण पूछा जाता है तो आप लिखोगे कि सत्यशोधक समाज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमंडलीय और संचार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आप लिखोगे कि भूमंडलीय और संचार दोनों ही आज के विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूमंडलीय विश्व में विभिन्न देशों, लोगों और अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ते संबंध और निर्भरता को दर्शाता है। इसके बाद आपको लिखना है जबकि संचार सूचना और विचारों के
आदान प्रदान की प्रक्रिया है। और इसके बाद यहाँ पर आपको गाइस लिखना है कि भूमंडलीय की विशेषताएं। हेडिंग डालोगे आर्थिक संबंध, इसमें आपको लिखना है भूमंडलीय व्यापार, निवेश और वित्तीय लेन देन में वृद्धि होती है, जिससे देश एक दूसरे पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। सामाजिक संबंध हेडिंग डालकर आप लिखोगे लोगों के बीच आवागमन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और विचारों का आदान प्रदान बढ़ता है। इसके बाद यहाँ पर गाइस आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है राजनीतिक संबंध, इसमें आप लिखोगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समझौते और राजनयिक संबंध मजबूत होते हैं। पूछा गया है कि भूमंडलीय और संचार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भूमंडलीय की विशेषताएं आर्थिक संबंध, सामाजिक संबंध और राजनीतिक संबंध आपने देखा हेडिंग डालकर। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे तकनीकी संबंध, और तकनीकी संबंध हेडिंग डालकर आप यहाँ पर लिखोगे संचार और परिवहन प्रौद्योगिकी में विकास से दुनिया और छोटी हो जाती है। पर्यावरण संबंध हेडिंग डालोगे, इसमें आपको लिखना है कि भूमंडलीय से पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि प्रदूषण और जलवायु प्रदूषण। संचार विशेषताएं, संदेश का आदान प्रदान, संचार में सूचना, विचार या भावनाओं, नीचे जो भी आपको दिया गया है आपको वहां पर लिखना है। नेक्स्ट आप लिखोगे तरफा प्रक्रिया, इसको समझिए। इसमें आप लिखोगे संचार एक दो तरफा प्रक्रिया है जिसमें पोषक और प्राप्तकर्ता दोनों शामिल होते हैं। संदेश का माध्यम हेडिंग डालकर आप लिखोगे संचार के लिए विभिन्न यानी अलग अलग माध्यमों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि भाषा, लिखित शब्द, संकेत या प्रौद्योगिकी प्रतिक्रिया। संचार में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया भी शामिल होती है जो संचार प्रक्रिया को पूरा करती है।